एजुकेशन कॉन्क्लेव लक्ष्य 2022 लगातार जारी है और हम शिक्षा को लेकर जुड़े तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं। फिर चाहे शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, शिक्षा से जुड़े व्यापार की बात हो और इससे जुड़े तमाम मुद्दे, उन सभी मुद्दों को हम इस कॉन्क्लेव के जरिए आप लोगों के बीच रख रहे हैं और एक एक कर मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। अगले सत्र की भी हम शुरुआत करेंगे। अगला सत्र जो है शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर हम बात करेंगे और इस सत्र की शुरुआत करेगी मेरी सहयोगी अनन्या। और इस सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे भारती सैनी, वाइस चेयरमैन MJR सोसाइटी, और डॉक्टर विकास सिंह, वाइस चांसलर गीता यूनिवर्सिटी पानीपत। भारती सैनी जी मंच पे आइए। डॉक्टर विकास सैनी, वाइस चांसलर, विकास सिंह जी, माफी चाहूंगा, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया राज। तो इस सत्र को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बातचीत ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, और हायर एजुकेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है रोज़गार को लेकर, क्योंकि रोज़गार को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन रोज़गार उस हद तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। रोज़गार, हालांकि हायर एजुकेशन तक तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका जो अगला स्टेप है वो लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। विजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसमें सुधार को लेकर बात करते हैं, हम नई पॉलिसी को लेकर बात करते हैं। नई पॉलिसी के एड ऑन होने के बाद हायर एजुकेशन में कितना बदलाव आएगा, और अगर हम रोज़गार से इसको जोड़ें तो आपको क्या लगता है कितना अच्छा होगा रोज़गार की दृष्टि से, स्टूडेंट्स की दृष्टि से? अनन्या, थैंक यू वेरी मच। इंडिया न्यूज़ को भी धन्यवाद इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में इनवाइट करने के लिए। जो अनन्या आपने ये प्रश्न रेज किया है, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है, मैं गीता विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं उसका वाइस चांसलर हूँ। और नई एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल शुरुआत से अपनी संस्था में लागू करने के लिए हम बहुत कटिबद्ध हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो रोजगार परक शिक्षा के लिए बहुत फोकस्ड है। अभी पिछले सेशन में एक जो वक्ता ने अपने विचार व्यक्त किए, वो एक स्पेसिफिक सरकारी नौकरी के संदर्भ में है। हिंदुस्तान में 65% जो आबादी है वो 35 वर्ष से कम युवकों की है, युवतियों की है। तो ऐसे में सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार का माध्यम नहीं हो सकता, यानी कि सरकारी नौकरी के अलावा भी हमें ये एंश्योर करना होगा कि हायर एजुकेशन के दौरान स्टूडेंट्स के अंदर जॉब की, एम्प्लॉयबिलिटी की समझ और स्किल्स डेवलप हों। नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत साफ बोलती है, उसने इक्विटी की बात करी, एक्सेस की बात करी कि सुलभ हो शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, एनरोलमेंट बढ़ सके, लेकिन साथ में उसने बहुत 4 इंपॉर्टेंट पक्ष रखे हैं। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगा, नॉलेज के साथ स्किल्स भी चाहिए, स्किल्स के साथ बिहेवियर भी चाहिए, और बिहेवियर के साथ एटीट्यूड भी चाहिए। अभी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या जो संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन के, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी से गवर्न होते हैं, तो उनके पास ऑटोनॉमी की कमी होती है। वो अपने सिलेबस को, जो अभी बात भी चल रही थी पिछले कुछ सेशंस के अंदर, कि अपने सिलेबस को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, रोजगार की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो उतनी तेजी से चेंज नहीं कर पाते हैं। इस चीज में जो सबसे जरूरी है, और नई एजुकेशन पॉलिसी में जो शक्ति प्रदान की गई है यूनिवर्सिटीज को, वो ऑटोनॉमी की है। अभी हर स्टूडेंट की जो ग्रेजुएशन कर रहा है
उसकी मार्कशीट बिल्कुल अलग हो सकती है दूसरे स्टूडेंट से। यानी कि जो उसका पैशन है, जो उसकी सोच है, जो उसका एक्सपर्ट एरिया है, जिसमें वो अपना एक कैरियर बनाना चाहता है, उसको पूरी आज़ादी है कि वो उन सब्जेक्ट्स को चूज करके उस डायरेक्शन में अपना रोजगार बनाए। इसके अलावा जो बहुत बड़ी दूसरा डेवलपमेंट चल रहा है उसको हम बोलते हैं स्वरोजगार। मैं यहाँ पर ये भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि स्वरोजगार पे हायर एजुकेशन, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सबलता से काम कर रहे हैं। आज से 6 साल पहले हिंदुस्तान में, भारत में सिर्फ 50 इंक्यूबेशन सेंटर्स होते थे। आज इंडिया में 550 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ही विद्यमान हैं। आज हिंदुस्तान में 94 यूनिकॉर्न्स हैं और जब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न की, तो एक यूनिकॉर्न की जो वैल्यूएशन है वो 7500 करोड़ रुपए है। और सारे यूनिकॉर्न जो इस पिछले 2 साल के पीरियड में करीबन आधे यूनिकॉर्न इंडिया में बने हैं। सारे यूनिकॉर्न्स बहुत यंग बच्चों ने बनाए हैं और वो यूनिकॉर्न जो ये कंपनियां हैं, ये अकेले बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, उसमें वो कई 100 लोगों को आगे रोजगार भी दे रहे हैं। तो आज का जो युवा है, आज का जो बच्चा है, वो बहुत सक्षम है। उसको बहुत सारा नॉलेज देने की आवश्यकता नहीं है, उसको गाइडेंस देने की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है। गाइडेंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम हायर एजुकेशन को अगर स्किल डेवलपमेंट से जोड़े जी, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन इसके साथ ही भारती सैनी हमारे साथ जी हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। भारती जी, हम जब एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं और हम हरियाणा में हैं और हम बात महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कर रहे हैं, कहाँ देखती हैं आप महिलाओं को हरियाणा में? कितनी सशक्त हो पाई हैं महिलाएं और एजुकेशन के स्तर पर कितनी एजुकेट हो पाई हैं महिलाएं हरियाणा में? नमस्कार। सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिराव एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने ये ज्वलंत मुद्दा एजुकेशन उन्होंने ये उठाया और उसको एक नेशनल टीवी पे दिया। आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके अंदर एक ऐसे भारत का सपना देखा जो शैक्षिक समानता, लैंगिक समानता और उज्जवल भारत, शिक्षित भारत को देखता था। आज जो चर्चा का विषय है, क्या आज उस सपने को हम पूरा कर पाए हैं? कहाँ तक सफल हुए हैं, वो आज हम सब जानते हैं। आज अभी हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात कर रहे थे, उसमें भी गुरु और शिष्य की बात हुई। शिष्या तो उसमें थी ही नहीं, शिष्या कहाँ गई? शिष्या को हक मिला 1848 के बाद, जब पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले बनी, ज्योतिबा फुले के साथ अपने पति के साथ पढ़कर और पहली महिला शिक्षिका बनी। सिर्फ 150 साल हुए हैं हमें शिक्षा का अधिकार मिले। हमें बड़ा गर्व है, अपने वेद, पुराण, किताब, अपने इतिहास, हजारों साल की भी बात चल रही थी, पर आज तक एक भी किताब, एक भी वेद, एक भी पुराण किसी महिला ने नहीं लिखा। ये क्या सोचने का विषय नहीं है? हाँ, आज हम जितने भी लोग बैठे हैं, शायद हमारी माँ या दादी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा होगा उन्होंने, लेकिन आज हम सब अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, हम सब अपनी बेटियों को आगे ले जाना चाहते हैं, समानता देना चाहते हैं जो भीमराव अंबेडकर ने दी। पर क्या आज की महिला वहाँ खड़ी है? आप सब बताएं, क्या वहाँ खड़ी है? कुछ तथ्य मैं भी रख दूंगी, लेकिन इसके अंदर आपको और सब बातें के साथ एक बात और बताना चाहूँगी। आज जब महिला प्रधानमंत्री भी बनी है, राष्ट्रपति भी बनी है, अंतरिक्ष यान में भी गई है, और सबसे बड़ी आज हमारी जो महिला है, सबसे बड़ी शिक्षक बनी है, जो बच्चे को पैदा होते ही उसकी माँ बन जाती है, गुरु बन जाती है। माँ बाप को उसका स्थान, वो सम्मान नहीं जो गुरु को स्थान मिलता है, क्योंकि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, चरित्र का निर्माण गुरु करता है और माँ ही गुरु है। और अगर वो माँ शिक्षित है, अगर आज हमारी माँ शिक्षित हुई है, तभी तो आज वो सशक्तिकरण के लिए आज बात कर पा रही है, आज आगे बढ़ पा रही है। आज हमारी 70
50% से ज्यादा। बिल्कुल भारती जो जी, women हम है, एजुकेशन को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, हम नई शिक्षा नीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच ज़रूरी ये भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया था विकास जी कि आप अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो आप इसको स्किल डेवलपमेंट से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से इसको जोड़ने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि ये समय की मांग भी है। और अगर आप स्किल डेवलपमेंट से इसको जोड़ते हैं तो हायर एजुकेशन पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या उन्हें इससे फ़ायदा होगा? अनन्या, एक संस्था है नेस्कोम, उसने कुछ वर्ष पहले एक स्टडी किया जिसमें यह पता चला कि भारत में 75% जो इंजीनियर्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अब 75%, जबकि भारतवर्ष में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये कुछ बड़े नोबल प्रोफेशंस माने जाते हैं। सब पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी इस तरह के, क्योंकि ये एक्चुअली में रोजगार परक प्रोग्राम्स रहे हैं। इसमें जो मेजर इशू है वो नॉलेज का है। हमारे पूरे जो संस्था है, जो एजुकेशन संस्थान होते हैं, वो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले वो नॉलेज पे बहुत फोकस्ड है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट होंगे, किस कोर्स के अंदर कितने लेक्चर होंगे, कितने ट्यूटोरियल होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स, जो इंडस्ट्री से इंटरेक्शन, जो इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस करना, वो सब लाइव प्रोजेक्ट्स, वो सब बहुत एक मिसिंग पोर्शन था। नई एजुकेशन पॉलिसी ये बोल रही है कि 6th स्टैंडर्ड से, 6ठी क्लास से, स्कूल से ही आप स्किल डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो जब वो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आएंगे तब तक वो ये जानते होंगे कि उनका क्या इंटरेस्ट है और किस विधा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी एक और वक्ता ने कहा कि 2050 में हायर एजुकेशन बहुत सारा ऑनलाइन हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन जो पीयर ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, जो टीम वर्किंग है, जो एक दूसरे के साथ पढ़ना लिखना समझना आता है, वो तब भी जारी रहेगा। हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। स्किल्स हमेशा बदलते रहते हैं। हो सकता है आज जो लड़का इंजीनियरिंग शुरू करता है, 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जब वो कोर्स कंप्लीट करे तो जो उसने सीखा वो उतना रेलेवेंट ना रहे। तो जिंदगी भर सीखते रहना, ये भी कला डेवलप करनी होगी। स्किल्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि स्किल्स सीखने की जो कला है वो स्कूल से शुरू हो जाए और हायर एजुकेशन में मेंटरिंग चलती रहे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोअर एजुकेशन में ही अगर हम स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस अगर इसको ऐड ऑन करते हैं तो शायद अगर जब तक आप हायर एजुकेशन तक पहुंचेंगे तो शायद आपको ये पता चल जाए कि आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, तो बहुत आसान होगा स्टूडेंट के लिए समझना, टीचर्स के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए कि आखिरकार उनका जो बच्चा है वो किस ट्रैक पर जाना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है। आप 2050 की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि 90% जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी। 2 साल में हमने देखा एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हुई, एक सेट पैटर्न से हमें अलग होना पड़ा। स्कूल जाते थे बच्चे, पढ़ते थे, लेकिन सब कुछ अचानक से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। क्या 2050 तक या अभी कुछ सालों में आप इस चीज़ की पॉसिबिलिटी देख पा रहे हैं, एजुकेशन का ऑनलाइन शिफ्ट होना? और ऑनलाइन अगर शिफ्ट हो भी जाती है तो कितनी कारगर हो पाएगी? देखिए, ऑनलाइन शिफ्ट होना ये कोई खराब बात नहीं है। जो आज भी बच्चों के पास मोबाइल पे गूगल मौजूद है, टीचर्स जो क्लास में स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होना जरूरी है। जो ये नॉलेज की बात है, वो नॉलेज की उसके बाद बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल भी है, लाइब्रेरी भी है, ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं। बात है स्किल की, बात है बिहेवियर की, बात है उसको अप्लाई करने की कि जो नॉलेज क्लास में सिखाई गई उसके लिए लैब्स चाहिए, उसके लिए लेबोरेटरीज चाहिए, उसके लिए लाइव एग्जाम्पल्स चाहिए, इंडस्ट्री का इंटर्नशिप चाहिए। तो हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो हायर एजुकेशन का तरीका है, उसमें बदलाव आएगा, ना कि हायर एजुकेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी। स्किल एजुकेशन हम ये समझ गए हैं देश के अंदर कि बिना स्किल आप बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, वो घर जाता है, उसके फादर बोलते हैं कि बेटा हमारा एसी काम नहीं कर रहा है मेरे पेरेंट्स के कमरे का रात को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेटे से वो बोलते हैं कि जरा ये एसी ठीक कर दो, वो ठीक नहीं कर पाएगा और उसको पड़ोस के किसी स्किल्ड आदमी को, ITI को आके ठीक करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन में स्किल्स को बहुत स्ट्रांगली इनबिल्ड किया जाए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हम नई यूनिवर्सिटी हैं, गीता यूनिवर्सिटी, कि हमारा ये फोकस, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है
कि पूरा फोकस होना चाहिए इस बात के ऊपर कि जब बच्चा मल्टीपल एग्जिट की हम बात कर रहे हैं कि हर साल बच्चे को एग्जिट मिल सकती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में वो अपने कोर्स को छोड़ के आगे इंडस्ट्री में काम कर सकता है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हर साल में हमारे स्किल गोल्स होंगे कि पहले साल में हायर एजुकेशन में ये स्किल डेवलप किया जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करते करते ये स्किल डेवलप किया जाएगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना जरूरी है। बहुत बेसिक लेवल पर स्किल्स को लेकर क्लासेस चलानी शुरू करनी चाहिए, ये पहला कदम होना चाहिए। आप इस बात को मानते हैं? जी, ये और ये शुरू हो गया है। 6th स्टैंडर्ड से स्किल एजुकेशन का आना एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है, उसका बहुत स्वागत होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अब स्कूल्स और हायर एजुकेशन दोनों मिलकर उठाएंगे कि हमारे देश के जो जितना युवा वर्ग है वो सब स्किल्ड बने, रोजगार परक बने, या तो वो जॉब करने के काबिल बने या वो स्वरोजगार करके अपना कोई स्टार्टअप बना के वो आगे बच्चों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता। तो नई पॉलिसी के जरिए ये बड़ा चेंजमेंट हायर एजुकेशन में जरूर देखेंगे। भारती जी, आपसे मैं यह समझना चाहूंगी, क्योंकि एजुकेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रही हैं, आप शिक्षित महिलाओं को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन अर्बन एरिया में तो फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ा है, महिलाएं शिक्षित हुई हैं। रूरल एरिया में महिलाएं कहाँ स्टैंड करती हैं शिक्षा को लेकर, और क्या आप इसमें जागरूकता की कमी पाती हैं? जागरूक नहीं है वहाँ की महिलाएं, और यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप 10 तक पढ़ी होंगी वहाँ पर महिलाएं, 9 तक पढ़ी होंगी, 12 तक पढ़ी होंगी, लेकिन हायर एजुकेशन में जाना थोड़ा मुश्किल होता है कहीं ना कहीं जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। अगर हम गाँव की बात करें तो आज भी अगर वहाँ पे लड़का सिर्फ पास हो जाए ना तो लड्डू पेड़े बांटे जाएंगे, सब जगह गुणगान होगा। और लड़की अगर फर्स्ट भी आ जाए, अरे पढ़ लिख कर तू क्या करेगी, चौका ही तो बनाएगी, करेगी झाड़ू बर्तन, रोटी ही तो पकाएगी, कहीं नहीं तो कहीं की डिप्टी कलेक्टर लग जाएगी। ये आम तौर पर बोला जाता है, लेकिन आज आप देखो तो 70% जो हमारे यहाँ गुरु हैं, जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं, वो फीमेल हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति की देन है। खामियां ही नहीं है, बड़ाइयाँ भी बहुत है। आज ये जो शिक्षा पद्धति है, आज वुमेन अगर एक औरत अपनी आइडेंटिटी बना रही है, आज वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी कमाई से अपनी प्रॉपर्टी बना रही है। वो किस वजह से बना पा रही है? क्योंकि वो शिक्षित हुई है। आज वो शिक्षित है, इसी वजह से महिला सशक्तिकरण की बात कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ करने के लिए आज। लेकिन अगर मैं महिला की लेकिन सभी जगह बात करें कि अच्छा बुरा सब जगह पहलू है। मैं गुड़गांव से आती हूँ और अपना एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती हूँ, और यहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले सोसाइटी की मैं चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ सॉरी। और यहाँ पर मैं 93 से शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, बहुत छोटे और एक बड़े मॉडर्न लेवल पे। गुड़गांव में आज देखती हूँ लड़कियाँ बहुत अच्छे से पढ़ गई, आधुनिक हो गई, पर छल्ले भी उड़ाए जा रहे हैं धुएं के, वो भी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा हमारी जड़ों से नहीं जुड़ी है। आज शिक्षा औरतों को ये बताया ही नहीं जा रहा है, लड़कों को, लड़कियों को, जिस शिक्षित के लिए, जिस शिक्षा के लिए तुम ये समान अधिकार लेके बैठी हो, वो किस संघर्ष से तुम्हें मिला है। ये हमारी शिक्षा पद्धति की खामियां है। मैं चाहती हूँ आज हमारी अगर बच्चे 6ठी क्लास में जब वो संधि विच्छेद करना सीखे, हमारी शिक्षा पद्धति की खामी को उघेरते हुए पूछे कि एक राजा ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन क्यों रखा, महाभारत पढ़ते हुए धन का दुरुपयोग करने वाला क्यों रखा, क्योंकि लिखने वालों ने जब नाम तक बदल डाले तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के अंदर लिखावट में ही कहां तक फेरबदल हुआ है। लेकिन भारती जी, पहले से अब काफी स्थितियां बदली हैं। अब वो वाली स्थितियां नहीं रही हैं कि महिलाएं या बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, बच्ची पढ़ेंगी, पर अब बहुत ज़्यादा स्थितियां, अगर हम चाहे रूरल एरिया में देखें चाहे अर्बन एरिया में, स्थितियों में बदलाव हुआ है। अब कैसे देखते हैं आप विकास जी, महिलाओं की अगर हम शिक्षा को लेकर बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा में पहले कुछ अलग स्थितियाँ थी, अब अलग स्थितियाँ हैं, आप इन स्थितियों को कितना बदला हुआ समझते हैं? महिलाओं की सीखने की क्षमता पर तो कभी डाउट नहीं रहा। बात चैलेंज था उनको सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलने के ऊपर। मेरा अपना ये मत है कि नई एजुकेशन पॉलिसी ने, क्योंकि उसका फोकस एक्सेस के ऊपर है, उसका फोकस इक्विटी के ऊपर है कि सबको समान शिक्षा मिले और सबको सुलभ शिक्षा मिले। सुलभ का मतलब होता है कि आपको कहीं रुकावट नहीं आए। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं तो आपको
कहीं से कोई रुकावट ना मिले, आपके पास अवेलेबल हो। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल यूनिवर्सिटीज की। हो सकता है कुछ घरों में अभी भी लड़कियों को बाहर भेजने पर एक चैलेंज हो, वो नहीं चाहते हो, परिवार में वो कुछ समाज हो सकता है, समाज का कुछ हिस्सा हो सकता है। अभी हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल यूनिवर्सिटीज की बात करी है। जब डिजिटल यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी तो वो जो लड़कियां हैं जिनके परिवार उनको घर से बाहर भेजने में अभी भी अपने आप को अक्षम पाते हैं, कुछ भी वजह हो सकती है, वो कानून व्यवस्था भी हो सकती है, दूरी भी हो सकती है, उन सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मेरा अपना ये मानना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से एड्रेस किया है। ये डिजिटल यूनिवर्सिटीज, ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, वो लड़कियां जो अगर आज अपने आप को अक्षम पाती हैं उनके लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि कानून व्यवस्था बहुत तेजी से ठीक हो रही है, लड़कियों का एनरोलमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कि अब अवसर की कमी, इंदिरा नूई हमारे भारत की बेटी, उसने पैक्सिको को पूरे वर्ल्ड के अंदर हेड किया है, तो हमारी लड़कियों में कोई सक्षमता में कमी नहीं है। बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटी की भी कमी दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं बदला है, जिसमें ये कहा जाता था कि लड़कियां उस हद तक भाग नहीं लेती जिस हद तक लड़के लेते हैं। उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं लड़कियों ने बदला है और अब चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। भारती सैनी जी, आप हमारे साथ जुड़ी। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास मुद्दे को लेकर, शिक्षा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो कितना बदलाव हम हायर एजुकेशन में देखेंगे और उसको हम रोजगार से कितना कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमने जिक्र किया और